अब आगे शुरुआत करते हैं हम लोग, क्या शुरुआत करते हैं, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की अगर हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ कंप्यूटर में कितनी जनरेशन हुई है। वर्तमान समय में कंप्यूटर की कुल 5 पीढ़ियाँ हुई है। कितनी पीढ़ियों की बात बताई जा रही है, कंप्यूटर की जो जनरेशन है उसमें कितनी पीढ़ियाँ हुई हैं, 5 पीढ़ियाँ हुई हैं। पहली जनरेशन की बात करते हैं प्रथम पीढ़ी, फिर द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ और पाँचवीं, मतलब फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और उसके बाद फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन। इस तरीके से हमारे कंप्यूटर के अंतर्गत जो है वो 5 जनरेशन हुई हैं। ठीक है, अब आगे शुरुआत करते हैं कि कौन सी जनरेशन में क्या क्या चीज़ें यूज हुई, उसमें कौन से कंप्यूटर का विकास हुआ है, वो हम शुरुआत करते हैं। पहली जनरेशन की अगर हम बात करते हैं, प्रथम पीढ़ी मतलब फर्स्ट जनरेशन की अगर हम बात करें तो क्या किया गया, कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी की शुरुआत 1942 से। एक चीज़ और याद रखना, कंप्यूटर की जो जनरेशन हुई, आप जितनी भी किताबों को पढ़ते हैं उसमें हर किताब में, हर PDF में या जहाँ से कहीं से भी आप पढ़ोगे उसमें जो सन होता है वो सब हर जगह पे अलग अलग मिलता है। ठीक है, तो 1942 से मानी जाती है। इस जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का किसका प्रयोग किया गया था, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था, टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था। इसमें मशीनी भाषा और असेंबली भाषा का प्रयोग किया गया था। इस मेमोरी के लिए चुंबकीय ड्रम, इसमें मेमोरी के लिए किसका प्रयोग किया गया था, मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया गया था। और इनपुट तथा आउटपुट के लिए पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता था। जो भी डेटा हमारा इनपुट और आउटपुट होता था उसके लिए किसका प्रयोग किया गया था, पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, और फिर 1983 में क्या किया गया, 1983 में अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञानी हार्वर्ड आइकन के द्वारा, किसके द्वारा, हार्वर्ड आइकन के द्वारा IBM के सहयोग से मार्क फर्स्ट, किसका, मार्क फर्स्ट नाम विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर बनाया गया। फर्स्ट जनरेशन में किसका प्रयोग किया गया था, कौन सा कंप्यूटर बनाया गया था, मार्क फर्स्ट। और बनाने वाले कौन थे, बनाने वाले थे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के भौतिक वैज्ञानिक और हार्वर्ड आइकन के द्वारा कंप्यूटर बनाया गया। इस पीढ़ी में निम्नलिखित विकसित कंप्यूटर थे, जैसे ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। दूसरे कंप्यूटर की बात करें IDSEC, इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो ये हमारी थी प्रथम जनरेशन, जिसमें क्या किया गया, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से याद रखना है, बहुत बार पूछा गया है कि फर्स्ट जनरेशन में किसका प्रयोग किया गया है, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया है। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया है। और कौन कौन से कंप्यूटर थे, जैसे मार्क फर्स्ट, क्या लिखा गया है, मार्क फर्स्ट कंप्यूटर, और उसके बाद ENIAC, IDSEC। ठीक है, ये कंप्यूटर हमारे प्रथम जनरेशन में आए। अब आगे चलते हैं, सेकेंड जनरेशन को देखते हैं। ये हमारे थे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर, इस तरीके से कंप्यूटर हुआ करते थे। ये था हमारा वैक्यूम ट्यूब जो बोतल जैसी रखी हुई है। और मैग्नेटिक ड्रम की अगर बात करोगे तो ये था हमारा मैग्नेटिक ड्रम, ठीक है, जिसमें एक रोलर जैसा लगा हुआ है जिसको आप देख सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आगे बात करते हैं सेकेंड जनरेशन की, द्वितीय पीढ़ी की। द्वितीय पीढ़ी का अगर हम समय देखें 1955 से 1964 तक। फर्स्ट जनरेशन की अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट जनरेशन कहाँ चली गई है, 1942 से कितना माना गया, 1942 से 1955। इसी प्रकार अगर हम द्वितीय जनरेशन की बात करते हैं तो द्वितीय जनरेशन में अगर हम देखेंगे 1955 से 1964 माना गया है। कहाँ से, 1955 से 1964। जो सेकेंड जनरेशन थी उसका जो समय था वो 1955 से 1964 माना जाता है। अब अगर हम बात करते हैं इसकी कि इस पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। किसका प्रयोग किया गया था, ट्रांजिस्टर। बहुत बार पूछा गया है कि वैक्यूम ट्यूब की जगह पे किसका प्रयोग किया गया था, ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। ठीक है, जिसका विकास विलियम शाक्ले किसके द्वारा किया गया था, विलियम शाक्ले के द्वारा ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया, आविष्कार किया गया 1947 में किया गया था। ठीक है, अगर कोई पूछे ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ तो विलियम शाक्ले के द्वारा 1947 में किया गया। इसमें प्राथमिक मेमोरी का प्रयोग किया गया था। द्वितीयक मेमोरी के लिए चुंबकीय टेप का प्रयोग किया गया।
प्रथम मेमोरी तो इसमें यूज हुई थी, लेकिन द्वितीय मेमोरी के लिए मतलब सेकेंडरी मेमोरी के लिए मैग्नेटिक टेप का प्रयोग किया गया। और डिस्को मतलब डिस्क, किसका प्रयोग, डिस्क का प्रयोग किया गया था। ठीक है, डिस्को का प्रयोग किया गया था। इस पीढ़ी में उच्च स्तरीय मतलब हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषाओं का विकास हुआ, जैसे बेसिक, कोबोल। अगर इधर हम देखेंगे कौन सी भाषाओं का प्रयोग किया गया था, बेसिक, कोबोल, फॉर्ट्रान, ठीक है, फॉर्ट्रान आदि। इस पीढ़ी में विकसित कंप्यूटर IBM सीरीज के हुआ करते थे 70, 1400, 1600। तो एक IBM सीरीज चलती थी और CDC 6600। तो IBM के कौन कौन से थे, 70 था, 1400 था और 1600 था। तो आपको कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है सेकेंड जनरेशन में। कौन सी बातों को ध्यान रखना है, समय पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि समय हर किताब वगैरह में क्या होता है, चेंज हो जाता है। अगर पूछा जाएगा तो सेकेंड जनरेशन में किसका प्रयोग किया गया, ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसको बनाने वाले कौन थे, विलियम शाक्ले थे। कब बनाया गया, 1947 में बनाया गया। इसमें प्राथमिक मेमोरी तो प्रयोग की गई थी, लेकिन सेकेंड मेमोरी के लिए किसका प्रयोग किया गया, मैग्नेटिक टेप का प्रयोग किया गया था। अब आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं कौन से कंप्यूटर ये इस तरीके से हुआ करते थे कंप्यूटर हमारे। आपको पता CDC 66 तो बड़े कंप्यूटर हुआ करते थे ना उस समय। फिर उस तरीके की बात करते हैं तो मैग्नेटिक टेप, ये था हमारा मैग्नेटिक टेप, जिसका प्रयोग किया गया था सेकेंड जनरेशन में। ठीक है, सेकेंड जनरेशन में मैग्नेटिक टेप का प्रयोग किया गया और प्राथमिक मेमोरी का भी प्रयोग किया गया, लेकिन द्वितीय मेमोरी की जगह पे इसका प्रयोग किया गया था मैग्नेटिक टेप। इसको तो आप लोगों ने देखा ही होगा, जो डेग चलती थी ना और वो ख़राब हो जाए, इसके अंदर क्या निकलती है, ये रील होती है। ये क्या होती है, रील होती है। इस रील को चलने से ही क्या होता था, म्यूजिक वगैरह प्ले होता था। और बात को जब ख़राब हो जाती थी तब लोग क्या करते थे, खेला करते थे, इसको अंगुली में फंसा करके घुमाया करते थे, क्योंकि इसमें ये अंगुली जो पूरी तरीके से फिट आ जाती थी। अब आगे चलते हैं, अब बात करते हैं थर्ड जनरेशन की, तृतीय पीढ़ी की। तृतीय पीढ़ी की अगर हम बात करते हैं सेकेंड जनरेशन के बाद, इसका जो समय रहा है 1964 से 1975 तक रहा है। ठीक है, थर्ड जनरेशन का जो समय है 1964 से कहाँ तक रहा है, 1975 तक रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस जनरेशन के कंप्यूटर में IC का प्रयोग किया गया, किसका, इंटीग्रेटेड सर्किट। IC का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट। IC जो होती है, IC का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। आपको फुल फॉर्म जरूर याद रखना है, इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया जाने लगा था। IC का विकास 1958 में, IC का विकास कब हुआ था, 1958 में हुआ था। कब हुआ था, 1958 में। ठीक है, और किया किसने था, JS किल्वी ने। किसने किया था, JS किल्वी ने किया था 1958 में। इसमें IC टेक्नोलॉजी, ठीक है, SSI स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, किसका प्रयोग किया गया था, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग किया गया था। जो IC थी जो थी हमारी, वो छोटी आकार में हुआ करती थी, उसके अलावा डेटा ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकती थी। स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग किया गया था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में हाई लेवल भाषा का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया था, हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था। इसमें मेमोरी के तौर पर चुंबकीय डिस्क का प्रयोग किया गया था। किसका प्रयोग किया गया था, मेमोरी के लिए इसका प्रयोग किया गया था। मेमोरी की जगह पे किसका प्रयोग किया गया था, चुंबकीय मैग्नेटिक टेप का प्रयोग किया गया था। ठीक है, मैग्नेटिक टेप का प्रयोग किया गया था। अब आपको इसमें कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है कि जो थर्ड जनरेशन थे उसमें किसका विकास यूज किया गया। देखो, प्रथम में किया गया वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड में किया गया ट्रांजिस्टर, थर्ड में किया गया IC इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं फोर्थ जनरेशन में। थर्ड जनरेशन के इस तरीके से हमारे कंप्यूटर हुआ करते थे, आपने देखे होंगे, जो बैंक वगैरह में रखे रहते थे पहले। उसके बाद ये हमारी IC होती है जो मदरबोर्ड के ऊपर हमेशा लगी रहती है। फिर बात करते हैं मैग्नेटिक डिस्क की, ये हमारी होती है मैग्नेटिक डिस्क। ये जो हमारे क्या किया था डेटा के लिए इसका प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो ये हमारी थी मैग्नेटिक डिस्क। आगे चलते हैं, अब चतुर्थ पीढ़ी होगी ना, हाँ, फोर्थ जनरेशन।
फोर्थ जनरेशन की अगर बात करें तो 1975 से इसका समय जो माना जाता है 1989। ठीक है, अब बात करें कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी की शुरुआत में 1975 से मानी जाती है। ठीक है, इस जनरेशन में आईसी की आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया गया था। आईसी की यह तकनीक CLSI नहीं थी, इसका मतलब होता है VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग किया गया। ठीक है, जिसे माइक्रोचिप कहा जाता था। जो हमारी आईसी हुआ करती थी उसका VLSI हुआ करता था, VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जिसको हम माइक्रोचिप बोला करते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रोचिप। ये हमारे मदरबोर्ड पर लगी होती है। ठीक है, माइक्रोचिप पर आधारित पहला कंप्यूटर 1970 में MITS नामक कंपनी ने बनाया था और इस पीढ़ी में विकसित कंप्यूटर IBM 360, 370, VEX 750, ICL 1900 थे। ठीक है, तो ये कुछ बातें जो हैं आपको फोर्थ जनरेशन को लेकर के याद रखना है कि समय कितना रहा, 75 से 89 रहा। किसका प्रयोग किया गया? आईसी की नई तकनीक, मतलब VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और किसके द्वारा? MITS नामक कंपनी के द्वारा इसका प्रयोग किया गया। ठीक है, तो ये थी हमारी फोर्थ जनरेशन। अब आगे चलते हैं। फोर्थ जनरेशन में हमारे इस तरीके से कंप्यूटर होते थे और ये हमारी होती है माइक्रोचिप। आप लोगों, जिन लोगों ने मदरबोर्ड देखा होगा कि इसका कंप्यूटर का, जो उसके ऊपर लगी होती है हमारी माइक्रोचिप, ये होती है हमारी माइक्रोचिप। ठीक है, इसके बारे में आगे बताएंगे वीडियो में, क्या माइक्रोचिप का काम होता है, क्या है, किस लिए ये लगाई जाती है, सब कुछ आगे बताएंगे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा। अब बात करते हैं पाँचवीं पीढ़ी। जनरेशन में कितनी पीढ़ियाँ मानी गई? टोटल 5 पीढ़ी मानी गई। अब ये हमारी लास्ट जनरेशन। इसका जो समय माना गया है 1989 से अब तक, मतलब जब तक तुम चला रहे हो आज तक के लिए कौन सा समय माना गया है? 1989 से आज तक जो है वो 5वीं जनरेशन का समय है। पढ़ते हैं कि 5वीं पीढ़ी 1989 से आज तक, 5वीं पीढ़ी जो है वो 1989 से आज तक, 5वीं पीढ़ी में आईसी की आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया जाने लगा। आईसी की यह तकनीक ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ULSI का फुल फॉर्म होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, इतना आपको याद रखना। उसके बाद अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन लिखा भी था ये, जिसमें हाई लेवल मतलब HLL किसका प्रयोग किया गया? हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किया गया। प्रोग्रामिंग के लिए किया जाने लगा। प्रोग्रामिंग के लिए किसका प्रयोग किया गया था? हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था, जो अधिक सरल है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में GUI, जिसका फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो इस समय तुम्हारे सामने, मान लिया कंप्यूटर को ऑन करते हो, कुछ चलाने जाते हो, जो विंडो तुमको दिखाई देती है वो होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब आपको दिखाते हैं क्या है। ये होते हैं हमारे 5th जनरेशन के कंप्यूटर। तुमने देखे होंगे हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है, जो तुम लोग यूज करते हो। तुम लोग जो कंप्यूटर को यूज करते हो वो हमारे कौन से हैं? 5वीं जनरेशन के। अब बात करते हैं GUI, जिसका फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और जो इस तरीके से हमको दिखाई देता है। इसका काम होता है कि जो विंडो हमारे सामने खुल करके आती है, जब सिस्टम को हम ऑन करते हैं तो वो विंडो हमारी क्या होती है? GUI। यहाँ पे ये होता है स्टार्ट बटन, जहाँ से हम किसी भी एप्लीकेशन को यहाँ से ओपन कर सकते हैं, जो कुछ भी चलाना है। और ये हमारे कुछ एप्लीकेशन होते हैं जो सामने डिस्प्ले पर दिखाई देते हैं। तो ये थी हमारी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। हमारे कंप्यूटर में कितनी जनरेशन होती हैं? 5। अब याद रहेगा तुम लोगों को, हमारे कंप्यूटर में कितनी जनरेशन होती है? 5 जनरेशन होती हैं। किसमें क्या यूज किया गया है, किस भाषा का प्रयोग किया गया, कौन से कंप्यूटर थे, ये सब जानकारी तुमको अब मिल चुकी है। अब अगर ओ लेवल या SSC का पेपर देने जाते हो या इसके अलावा किसी अदर एग्जाम को देने जाते हो और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से संबंधित कोई क्वेश्चंस वहाँ पे आते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। पूछा क्या जाता है कि पहली जनरेशन में किसका प्रयोग किया गया? वैक्यूम ट्यूब। द्वितीय जनरेशन में किसका प्रयोग किया गया? ट्रांजिस्टर। तृतीय में किसका प्रयोग किया गया? आईसी। चतुर्थ में किसका प्रयोग किया गया? VLSI, जो आईसी का ही एक नई तकनीक थी।
और 5वीं में भी किसका प्रयोग किया गया, ULSI, वो भी हमारी IC की ही क्या है, एक आधुनिक तकनीक है। तो इस तरीके से हमको याद करके रखना है, उस समय भी थोड़ा सा याद रखना है। अब आप लोगों के फ़ायदे की बात ये हम बता देते हैं कि जो हमारे यहाँ पे जो हमने एक कॉम्बो बैच चलाया था 5 सितंबर तक के लिए, उस कॉम्बो बैच की तारीख बढ़ा करके अब हमने कर दी है 10 सितंबर। तो जिन लोगों के जान पहचान के या दोस्त लोगों ने अभी तक एडमिशन नहीं कराया या जिन लोगों के एडमिशन नहीं हो पाए थे, तो वो लोग अपना एडमिशन 10 सितंबर तक मात्र 3,999 रुपये में करा सकते हैं, जिसमें उनको मिलेगा ADCA, जिसमें उनको मिल जाएगा ADCA, टैली और CCC। इतना आपको याद करके रखना है। उसमें आपको 3 कोर्स मिलेंगे, ADCA, टैली और CCC, और मात्र कितने में मिलने वाले हैं, 3,999 रुपये में, 3,999 रुपये में, 3,999 रुपया मात्र। उसके अलावा जो लोग 2025 तक अपना O लेवल करना चाहते हैं, जुलाई 2025 तक जो लोग अपना O लेवल करना चाहते हैं कि 2025 का जब जुलाई आए तब हमारे पास भी O लेवल का एक सर्टिफिकेट हो, जिससे वो लोग RO वगैरह की वैकेंसी में फॉर्म डाल सकें या उत्तर प्रदेश पुलिस ASI में फॉर्म डाल सकें, तो उन लोगों के लिए खुशखबरी की बात यह है कि हमने एक कॉम्बो बैच O लेवल का भी स्टार्ट किया है कि जो लोग कॉम्बो में एडमिशन कराएंगे, किसमें एडमिशन कराएंगे, कॉम्बो O लेवल के एडमिशन कराएंगे, तो O लेवल के साथ में 4 कोर्स फ्री। कितने कोर्स आपको फ्री मिलने वाले हैं, 4 कोर्स, जिसमें ADCA, टैली, CCC और DCA, ये 4 कोर्स आपको मिलने वाले हैं और कम से कम फीस में मिलने वाले। आपको याद रखना है कि जो 4 कोर्स आपको फ्री में मिल रहे हैं, उन्हीं कोर्स की फीस उतनी होती है जितनी हमने O लेवल और 4 कोर्स को मिला करके की है। तो आपको हम बता दें, मात्र 16,000 रुपये में आपको O लेवल के साथ साथ 4 कोर्स और भी साथ में मिलने वाले हैं। अगर अब हमारे यहाँ पे ये कोर्स आप कर लेते हो, इसके बाद कंप्यूटर से लेकर के कोई भी समस्या तुम्हारे सामने नहीं आने वाली है, क्योंकि आपके पास O लेवल होगा, आपके पास टैली होगा, आपके पास ADCA होगा, आपके पास DCA होगा। तो आपके पास ये 5 कोर्स जब होंगे, 5 सर्टिफिकेट होंगे, आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर में जाकर के कंपनियों में काम कर सकते हैं और 20,000 30,000 रुपया कमा सकते हैं। तो जिन लोगों को अगर ये O लेवल का बैच करना है, ज्वाइन करना है, और 2025 में, कब, 2025 तक अपना O लेवल कंप्लीट करना है, तो वो लोग ये